हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कोमल पवार स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगभग हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। बात करें अर्थ की, तो व्यक्तित्व का जो अर्थ है वो होता है पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर, और इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसेना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब या फिर मुखौटा। ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि किस यूनानी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो परसेना आपको याद रखना है। और देखिएगा, बाहर का नकाब मतलब होता है बाहर से जो दिखाई दे। तो यानी पहले जो व्यक्तित्व माना जाता था वो केवल बाहरी स्वरूप को माना जाता था, लेकिन आज के समय में व्यक्तित्व व्यक्ति की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है, इसमें बाहर का भी और उसके आंतरिक जो गुण होते हैं उन सब को शामिल किया गया है, और उन सब से मिलकर बनती है पर्सनैलिटी। अगर बात करें पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की परिभाषाओं की, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। जैसे कि डेशेल कहते हैं कि व्यक्ति की सभी व्यवहारों का समाजित संकलन होता है व्यक्तित्व, जो उसके सहयोगियों में भी दिखाई देता है। एल्बर्ट के अनुसार व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। मतलब कि जो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व होता है वो हमारे सामाजिक परिवेश के साथ हमारा समायोजन स्थापित कराता है। अब ड्रेवर कहते हैं कि ये दैहिक, मानसिक और नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित संगठन के लिए होता है व्यक्तित्व शब्द। अब देखिए, बात करेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे होता है। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया, सृजनात्मक शक्ति, स्वभाव मूल्य और शारीरिक रचना और समायोजन के आधार पर अलग अलग इसका वर्गीकरण किया गया है व्यक्तित्व का। तो सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक जो अंतःक्रिया होती है उसके आधार पर कैसे वर्गीकरण हुआ है। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जुंग, जिन्होंने इस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं और उनको डिटेल में जानते हैं। चलिए, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर जो पहला व्यक्तित्व होता है वो होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ये लोग जो होते हैं वो अंदर ही अंदर सोचने वाले, मनन और चिंतन करने वाले होते हैं। जैसे कि अंदर अंदर सोचते रहेंगे और आत्मचिंतन में रहेंगे, केवल अपने आप पे ही केंद्रित रहेंगे और हमेशा शांति प्रिय लोग होते हैं। उनको बाहरी लोगों से थोड़ा कम ही मतलब होता है, केवल वो अपने आप में खोए रहते हैं, हर बात को अपने आप में चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे लोग बोले जाते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति। ये बहुत संवेदनशील होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, मितभाषी मतलब अच्छी भाषा वाले होते हैं, और लेकिन थोड़े संकोची होते हैं, बात करने में थोड़ा संकोच करते हैं और उतना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अच्छा प्रदर्शन समाज में नहीं कर पाते, क्योंकि वो केवल आत्मकेंद्रित होते हैं। बात करें उदाहरण की, तो जैसे कि एक लेखक है जो लेखन तो बहुत अच्छा करता है लेकिन बोल नहीं पाता, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। टैलेंटेड है लेकिन अपने टैलेंट को समाज में नहीं दिखा पाता, केवल आत्मकेंद्रित होकर रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति कहलाएगा। तो ये हुआ उदाहरण। तो आपके एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है। बात करें अगले उदाहरण की या अगले टाइप की, तो वो होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बस जस्ट अंतर्मुखी के उल्टे, जैसे कि वो लोग केवल अपने आप में खोए रहते हैं, ये ऐसे नहीं होते। ये बाहरी लोगों से मिलने वाले, ये समाज को केंद्र में रखते हैं, मतलब सामाजिक व्यक्ति होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, साहसी होते हैं, चिंता में नहीं रहते। ठीक है। उसके बाद आते हैं उभयमुखी, जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण होते हैं, मतलब जो अपने आप में भी रहते हैं और समाज से भी मेलजोल रखते हैं, वो व्यक्ति कहलाते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो जिनमें दोनों पाए जाएं, दोनों गुण पाए जाएं, उनको कहेंगे उभयमुखी व्यक्तित्व। तो ये जो 3 हैं ये पार्ट हो गए व्यक्तित्व के। ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले आधार पर कि अगले किस आधार पर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तित्व को
वर्गीकृत किया है। सृजनात्मक शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 वर्गों में किया गया है। अब सृजनात्मक शक्ति किसको कहते हैं? सृजन माने होता है क्रिएट करना, क्रिएटिविटी। अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा, अपने जैसे उसने कोई चीज़, कोई वस्तु देख ली तो उसमें अपने दिमाग से आइडियाज़ वो फिट कर लेता है और अपने तर्कों के आधार पर नया सृजन करने की जिसमें क्षमता होती है, तो उसको क्रिएटिविटी कहते हैं, सृजनात्मकता को। तो पहला सृजनात्मक व्यक्तित्व होता है जो थोड़े लीक से हटकर चलते हैं, कुछ नया ही सोचते हैं, हर बात में कुछ नया करने को सोचते हैं, उनको कहते हैं सृजनात्मक व्यक्तित्व। अब असृजनात्मक उनके जस्ट उल्टे होते हैं, कभी कुछ नया नहीं करते, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और रूढ़िवादी होते हैं। जैसा चला आ रहा है वही सब कुछ है, उसी को मानते चले जाते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करने का नहीं सोचते। तो ऐसे लोग होते हैं असृजनात्मक व्यक्तित्व वाले। तो ये हो गया दूसरा पार्ट, जो कि सृजनात्मकता के आधार पर अगर हम उनको डिफाइन करें व्यक्तित्व को, तो ये दूसरा प्रकार हो जाता है। तो ये 2 भेद हो गए। अब बात करेंगे स्वभाव के आधार पर, क्योंकि देखिए व्यक्तित्व जो है वो पूरा सारे आंतरिक गुणों को मिला करके बनता है। अब स्वभाव के आधार पर 4 वर्गों में, सबसे पहले उग्र स्वभावी व्यक्तित्व, मतलब गैलेन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। जिन लोगों को क्रोध यानी गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है उनको उग्र स्वभावी व्यक्ति कहते हैं। ये हो गया पहला वर्ग। अगर हम बात करें स्वभाव के आधार पर, तो पहले व्यक्ति होंगे उग्र स्वभावी व्यक्ति, जो गुस्सा यानी क्रोध जिनमें बहुत ही जल्दी आ जाएगा, शीघ्रता से आ जाएगा। दूसरे होते हैं चिंताग्रस्त व्यक्ति, चिंता जो हरदम बस चिंता में रहते हैं, उदास रहेंगे, निराशावादी रहेंगे, कि नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे चिंताग्रस्त व्यक्ति। थोड़े दब्बू टाइप के होते हैं, मतलब जो बोल नहीं पाते, चिंता में ही रहते हैं हरदम, वो होते हैं चिंताग्रस्त व्यक्ति। बात करें अगले व्यक्तित्व की, तो ये होते हैं निरुत्साही। जैसे कि नाम से ही सबका पता चल जाता है कि शांति प्रिय होते हैं और आलसी होते हैं, उत्साह नहीं रहता है इनमें, तो वो होते हैं निरुत्साही व्यक्ति। अगले होते हैं उत्साही व्यक्ति, जो उत्साह से पूर्ण रहते हैं, आशावादी होते हैं, हरदम उनमें उत्साह रहेगा और हर चीज़ के लिए आशावादी रहेंगे और हमेशा क्रियाशील होते हैं, हरदम किसी काम को करने के लिए क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो वो कहलाएंगे उत्साही व्यक्ति। तो ये कुछ व्यक्तित्व हैं जो कि स्वभाव के, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है उस आधार पर इनको बांटा गया है। अगला वर्गीकरण किया गया है मूल्यों के आधार पर, जहाँ पे 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सैद्धांतिक मूल्य। सैद्धांतिक मूल्य कौन से होते हैं? व्यक्तित्व के वर्गीकरण में स्पेंजर ने इस वर्ग को किया है, और वो व्यक्ति जो सदैव ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और सिद्धांतों को महत्व देते हैं, वो सैद्धांतिक मूल्य वाले होते हैं। आर्थिक मूल्य में स्पेंजर ने उनको रखा है जो भौतिक सुविधाओं और धन को ज़्यादा मूल्य देते हैं और व्यवहारिक होते हैं। तीसरे होते हैं सामाजिक, जिन्होंने समाज और सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देना है। और दयालु, त्यागी और परोपकारी ऐसे लोग होते हैं। बहुत व्यवहार कुशल होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो सामाजिक होते हैं, समाज को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो सामाजिक मूल्य को रखने वाले लोग होते हैं। तो ये बात हुई मूल्यों के आधार पर। बात करें अगले वर्ग की, तो इसमें अगला वर्ग जो दिया गया है वो है राजनीतिक मूल्य। मतलब वो लोग जो कि राज्य सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, राज्य कार्य करना चाहते हैं और राजनीति के दांव पेच में बहुत माहिर होते हैं। जैसे सारे नेता जो राजनीति के लोग होते हैं वो सभी इस वर्ग में आते हैं। बात करें धार्मिक मूल्य वाले व्यक्तियों की, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, धार्मिक होते हैं, उनका गुण क्या होता है कि वो बहुत ही संतोषी होते हैं, परोपकारी होते हैं। मतलब ऐसे लोग धार्मिक मूल्य वाले लोग कहे गए हैं। और स्पेंजर ने, जिन्होंने इस वर्ग में वर्गीकरण किया है, उन्होंने ऐसा
ऐसे लोगों को धार्मिक मूल्य वाले लोगों के वर्ग में रखा है। तो ये बात हुई वर्गों के आधार पर, जब हम वर्गों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। बात करें अगले मूल्य की, तो ये होता है सौंदर्यात्मक मूल्य। ये भी एक वर्ग है। इसमें जिन लोगों को सौंदर्य बहुत प्रिय है, कला, संगीत, नृत्य आदि इन सब में जो रुचि रखते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण, जो कि शेल्डन और क्रेचमर ने किया था। इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और 3 भागों में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहीं से हर बार क्वेश्चन आ रहा है कि शारीरिक रचना से। अब देखिए, पहले जो पार्ट है वो है लंबकाय शारीरिक रचना वाले, जिनका शरीर जो है वो लंबा होता है। पहचान क्या है? वो है लंबे, दुबले, पतले व्यक्ति होते हैं। अब इनके गुण क्या बताए हैं व्यक्तित्व के? वो ये बताया है कि ये सामान्यतः अलग अलग रहना पसंद करते हैं, दूसरों की आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन अपनी निंदा सहन नहीं करेंगे। ये सब गुण बताए हैं लंबे व्यक्तियों के बारे में। दूसरी जो प्रकार है वो है सुडौल का शारीरिक रचना वाले। ये जो हष्टपुष्ट व्यक्ति, सुडौल व्यक्ति होते हैं, अच्छे हष्टपुष्ट शरीर वाले, ये उनके बारे में है। और इनका गुण क्या बताया है इनके व्यक्तित्व का, कि इनका व्यक्तित्व सामान्य होता है। लेकिन अगर कंपेयर की जाए, जो लंबे व्यक्ति होते हैं, जिनके शरीर की रचना लंबी है, उनके अगर कंपेयर किया जाए तो उनसे अधिक सामंजस्य की क्षमता होती है इनमें। सामंजस्य मतलब जो एक स्टेबिलिटी बना करके रखते हैं, ठीक है, सब में, केवल अपने अपने आप में नहीं रहते हैं, ना किसी की बुराई करते हैं, मतलब एक फिर भी एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये होता है व्यक्तित्व सुडौल का शरीर वाले व्यक्तियों का। किसके अनुसार? क्रेचमर के अनुसार। और ये स्वस्थ और हष्टपुष्ट व्यक्ति होते हैं इस वर्ग के। अगर बात करें तीसरे वर्ग की, ये शारीरिक रचना के आधार पर जो तीसरा वर्ग क्रेचमर ने बताया है, वो बताया है गोलकाय शरीर, जिनका गोलकाय शरीर होगा। अब इनका गुण क्या रहेगा? पहचान इनकी रहेगी कि इनका एक तो छोटा कद रहेगा, मतलब हाइट इनकी कम रहेगी, और ये स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे। और इनका स्वभाव क्या बताया है कि ये बहुत ही आराम तलब होते हैं, आलसी होते हैं, और विनोदी स्वभाव, यानी आनंद को ज़्यादा प्रिय होता है, आनंद ज़्यादा प्रिय होता है इन लोगों को। तो ये हुआ तीसरा। अब बात करेंगे अगला आधार, ये है समायोजन के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है, वो क्या है कि समायोजन कैसे करते हैं। अब ये है कि ये बोला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के साथ कुछ गुण एवं शक्तियों के साथ इस दुनिया में आता है, जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं आनुवंशिक रूप में, ठीक है। तो उन्हीं में से समायोजन का एक गुण बोला गया है। और उसी आधार पर 2 तरह के व्यक्ति बताए गए हैं कि पहले तो होते हैं सुसमायोजित समायोजन। सुसमायोजित कौन से होते हैं? जो अपने आंतरिक और बाह्य शक्तियों में संतुलन बना लेते हैं। आंतरिक शक्ति मतलब जो हम अंदर से सोचते हैं, और जो बाहर से, उनमें संतुलन बना लेते हैं, वो होते हैं सुसमायोजित। और जो नहीं बना पाते उनको कुसमायोजित कहते हैं, और ये असामाजिक भी होते हैं। तो ये हुआ व्यक्तित्व। आज हमने बात की व्यक्तित्व के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स सो मच।